हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म की, जिसमें मैं बात कर रहा हूं एलिमिनेशन रिएक्शंस की। ऐसी रिएक्शंस जिनमें दो सिग्मा बॉन्ड के फ्यूज हो जाने के कारण एक नया पाई बॉन्ड या रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है, ऐसी रिएक्शंस को हम एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस बेसिकली चार टाइप की होती है। एक को बोलते हैं हम E1 एलिमिनेशन, नंबर 2 E2 एलिमिनेशन, E1 CB एलिमिनेशन एंड लास्ट EI या इंटरनल एलिमिनेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं लेने वाला हूं बहुत इंटरेस्टिंग E1 एलिमिनेशन। इसे यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन भी कहा जाता है। E1 एलिमिनेशन की मैकेनिज्म दो अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग टाइप की होती है। मैं दोनों की बात करूंगा आज के लेक्चर में। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको एल्काइल हैलाइड्स का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, फिर मैं बात करने वाला हूं एल्कोहल्स के एसिडिक डिहाइड्रेशन की। तो आइए टाइम बिना वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं E1 एलिमिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। मान लीजिए ये एक एल्काइल हैलाइड है जिसमें हैलोजन लगा हुआ है, जिस कार्बन से वो अल्फा कार्बन है, और जिस अल्फा के साथ वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन से X और बीटा कार्बन से H रिमूव हो जाएगा तो इन दोनों सिग्मा बॉन्ड्स के फ्यूज हो जाने के कारण एक नया पाई बॉन्ड अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में अराइज हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम E1 एलिमिनेशन कहते हैं। इस रिएक्शन में अगर X हैलोजन होगा तो ये एल्काइल हैलाइड का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहा जाएगा। बच्चों, डी का मतलब होता है निकलना, और हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन और हेलोजन का एक साथ निकलना, उसको बोलते हैं हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और अगर इस X की जगह OH होता तो फिर OH और H निकलते बाहर, यानी कि वाटर बाहर निकलता, और वाटर के बाहर निकलने को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो एल्काइल हैलाइड का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से एल्कीन और अल्कोहल के भी डिहाइड्रेशन से एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। आइए देखते हैं ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है। अगर मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म डिस्कस करना चाहता हूं एल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शन की, तो मैंने देखा कि जब टर्शियरी ब्यूटाइल को इथेनॉल के साथ ट्रीट किया जाता है, जब टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को इथेनॉल के साथ C2H5OH के साथ ट्रीट किया जाता है तो दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। पहला प्रोडक्ट SN1 प्रोडक्ट बनता है जिसमें CH3 और OC2H5, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट या मैकेनिज्म होती SN1। और अगर मैं हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन को प्रोसीड करता हूं, आप मान लीजिए यहां पे टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है और यहां टेम्परेचर होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, तो उस केस में मेरे को अल्फा कार्बन से Br और बीटा कार्बन से H के रिमूव होने के कारण आप देख सकते हैं इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां CH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से इस प्रोडक्ट को बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बोला जाता है। अभी आपको इसका कारण भी पता लगेगा ऐसा क्यों होता है। जब भी हम किसी एल्काइल हैलाइड को वीक बेस के साथ ट्रीट करते हैं, आप जानते ही हैं एल्कोहल वीक बेस के अंदर काउंट होते हैं। वीक बेस के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। टेम्परेचर यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर टेम्परेचर हाई ले रखा है तो E1 प्रोडक्ट, और अगर टेम्परेचर लो ले रखा है तो SN1 प्रोडक्ट बनता है। जनरल कंडीशंस में इसका डेटा देखा गया है 81% और ये बनता है 19%, यानी कि E1 एलिमिनेशन से होते हैं वो एल्कीन बनाने की कभी भी बहुत अच्छे मेथड नहीं माने जाते, क्योंकि हमेशा इनमें एक पैरेलल प्रोडक्ट की फॉर्म में सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि हम नहीं चाहते जब अगर हम एल्कीन बनाना चाहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, इसी से आपको पता लगेगा कि क्या कारण है कि SN1 और E1 दोनों प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। आइए देखते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करता हूं, तो फर्स्ट स्टेप में हेलोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। मान लीजिए ये Br है, ये मिथाइल लगे हुए 3, Me लगा देता हूं, ये 3 मिथाइल हैं।
तो अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं तो मैकेनिज्म का तो फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें हेलोजन का रिमूवल होने के कारण एक एक्सट्रीमली स्टेबल कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। और क्योंकि ये इंटरमीडिएट है तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। क्या निकल गया? Br नेगेटिव क्या हो गया? रिलीज हो गया। ये स्टेप स्लो स्टेप होता है, इसको स्लो या RDS स्टेप कहा जाता है। सेकेंड स्टेप में अब ध्यान दीजिएगा, मैं इस CH3 को CH2H करके लिख रहा हूं। आप लोग जानते ही हैं, जिस अल्फा कार्बन के एडजेसेंट पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो H अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन ये जो स्टेप होता है ये फास्ट स्टेप होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फर्स्ट स्टेप में तो C और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी, और फास्ट स्टेप में एडजेसेंट कार्बन का H अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो अगर मैं इसके RDS की बात करता हूं, आप लोग सबने SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म सीखी हुई है। SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में भी वो भी RDS होता है, उसमें भी इसी तरह का कार्बोनियम आयन बनता है। यानी कि कार्बोनियम आयन का बनना SN1 और E1 दोनों रिएक्शंस का एक कॉमन स्टेप होता है। अब अगर इस कार्बोनियम आयन पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन, और अगर इसके पड़ोस वाले कार्बन से H+ डिपार्ट हो जाएगा तो प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा? एलिमिनेशन। इसलिए मैंने कहा कि जहां जहां E1 प्रोडक्ट की बनने की पॉसिबिलिटी होती है वहां वहां SN1 प्रोडक्ट के बनने की भी पॉसिबिलिटी होती है। टेम्परेचर एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। हाई टेम्परेचर पर E1 प्रोडक्ट डोमिनेट करता है और लो टेम्परेचर पर SN1 प्रोडक्ट डोमिनेट करता है। आइए इस रिएक्शन की मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन की मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करता हूं तो क्या होता है? देखिए, अगर मैं इस रिएक्शन की मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करता हूं तो क्या होगा? तो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इस रिएक्शन का जो रेट लो एक्सप्रेशन है वो आता है रेट प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड। रेट प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड, यानी कि इसके अंदर जो इथेनॉल आपने यूज किया था उसकी कंसंट्रेशन का कोई इंपैक्ट नहीं आता। कारण आपको पता ही है, RDS में केवल एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा था। इसलिए हम कह सकते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी भी 2 है, इस रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी भी 2 है और 1 है, आई एम सॉरी, और इसका ऑर्डर भी 1 है। इसलिए इन एलिमिनेशंस को यूनिमोलिकुलर, इन रिएक्शंस को यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशंस भी कहा जाता है। इन रिएक्शंस को यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन भी कहा जाता है। यानी कि अगर मैं इसको क्लियर करूं, अगर मैं रेट वर्सेस एल्काइल हैलाइड को मैं RX से शो कर देता हूं, इसकी कंसंट्रेशन का कर्व प्लॉट करूंगा तो जैसे जैसे मैं RX की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जाऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर मैं इथेनॉल की कंसंट्रेशन को इसके अगेंस्ट प्लॉट करता हूं तो रेट कांस्टेंट रहेंगे, चाहे कितनी भी मैं इथेनॉल की कंसंट्रेशन बढ़ा लूं। यानी कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है? 1 होता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इस रिएक्शन में RDS में आपको मैंने बोल ही दिया कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, और आपको अच्छी तरह पता है कि कार्बोनियम आयन ये 4 काम कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी रिएक्शन के स्लो स्टेप में कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है तो 4 पॉसिबल पाथवे हो सकते हैं उसको आगे रिएक्शन करने के। क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर इस कार्बोनियम आयन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा तो उस केस में आपकी रिएक्शन हो जाएगी SN1 और प्रोडक्ट बनेगा सब्स्टिट्यूशन। अगर इस कार्बोनियम आयन की बीटा पोजीशन से H+ डिपार्ट हो जाए तो फिर आपकी रिएक्शन होती है E1 एलिमिनेशन से। इसमें क्या मिलता है? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। इसमें क्या मिलता है? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। इसमें क्या मिलता है? एलिमिनेशन प्रोडक्ट। कई बार जो कार्बोनियम आयन बनता है वो अपने आप को मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट कर सकता है। आप लोग जानते ही हैं, कार्बोनियम आयन में मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्राइड शिफ्टिंग के थ्रू, मिथाइल शिफ्टिंग के थ्रू,
फिनाइल शिफ्टिंग के थ्रू, रिंग एक्सपेंशन के थ्रू, रिंग कॉम्प्रेशन के थ्रू। यानी कि अगर मैं इन सबको एक तरह से लिख दूं तो वो कार्बोनियम आयन अपने आप को रीअरेंज कर सकता है और किस में कन्वर्ट हो सकता है, मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो सकता है, मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो सकता है। तीसरा काम जो कार्बोनियम आयन से मैं करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर एन प्रोपाइल कार्बोनियम आयन बनता है तो उसके एडजेसेंट कार्बन का H मूव करके हाइड्राइड शिफ्टिंग के थ्रू आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये काम भी कार्बोनियम आयन से अगला स्टेप में हम कर सकते हैं। और लास्ट, कार्बोनियम आयन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रखता है, ये एल्कीन से ऐड होकर बिग कार्बोनियम आयन में भी कन्वर्ट हो सकता है। आप कहोगे सर कैसे कह रहे हो, मान लीजिए मेरे पास ये है इथीन, अगर मैं इस कार्बोनियम आयन को इस पर अटैक करवाऊं तो इसने अपने आप को ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट कर लिया। इलेक्ट्रॉन यहां मूव करके नेगेटिव चार्ज ये CH3 CH2 से जुड़ गया और इस कार्बन में प्लस चार्ज आ गया, तो कार्बोनियम आयन एल्कीन से ऐड होकर अपने आप को बड़े कार्बोनियम आयन में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ये टोटल 4 काम है जो कार्बोनियम आयन बनने के बाद कर सकता है। लेकिन क्योंकि मैं इवन एलिमिनेशन पढ़ा रहा हूं तो मेरा ज्यादा जो ध्यान रहेगा वो किस बात में रहेगा, इसकी बीटा पोजीशन से H+ कोई बेस आएगा, कोई वीक बेस आएगा और उसको रिमूव करके चला जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा मेरा इवन एलिमिनेशन प्रोडक्ट। आइए अब मैं बात करता हूं अगले स्टेप की, अब मैं बात करता हूं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया ये कार्बोनियम आयन से एलिमिनेशन हो गया। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप इसमें बेस यूज करते हो बेटे, याद रखना ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आप वीक बेस यूज कर सकते हो। यहां जो आप बेस यूज करेंगे यहां पर आप वीक बेस यूज कर सकते हो, जैसे इथेनॉल यूज कर सकते हो, मीथेनॉल यूज कर सकते हो, वगैरह वगैरह। आप कहेंगे सर क्यों, स्ट्रॉन्ग बेस कर लो तो और अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग बेस जनरली E2 एलिमिनेशन में काम में लिए जाते हैं। उसका कारण यह है कि E2 एलिमिनेशन में आपको पता है CX वाला बॉन्ड और बीटा कार्बन का CH वाला बॉन्ड एक साथ टूटता है, यानी कि उसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से मेरे को H को बाहर निकालना है। यहां पर कार्बोनियम आयन में से मुझे H को बाहर निकालना है। आप लोग सब हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में जानते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में जितनी भी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनती हैं, क्या उन सभी स्ट्रक्चर्स में ओरिजिनल स्ट्रक्चर को छोड़कर उन सभी स्ट्रक्चर में H+ और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं होता? यानी कि उस कार्बन से H+ को निकालने के लिए हमें बहुत तगड़े बेस की जरूरत नहीं है। हाइपर कंजुगेशन के थ्रू हमें पता है, मान लीजिए किसी की 4 स्ट्रक्चर बन रही है, उनमें से 3 स्ट्रक्चर में तो वो H+ और कार्बन का बॉन्ड ही नहीं होता, यानी कि इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी यूज नहीं करनी, तो हम वीक बेस का यूज करते हैं। इथेनॉल, मिथेनॉल अच्छे बेस माने जाते हैं किसके लिए, इवन एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए। पांचवी इंपॉर्टेंट बात की बात कर रहा हूं। पांचवी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर भी जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा बेटा एलिमिनेशन का, वो सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। जो E2 एलिमिनेशन में सेजेफ रूल लगता है, बिल्कुल ऐसे ही मेजर प्रोडक्ट आपको सेजेफ रूल से बनाना है। अगर मैं 2 क्लोरोब्यूटेन को डिहाइड्रो हेलोजिनेट करता हूं तो वहां भी और यहां भी दोनों ही केस में आपके पास 2 ब्यूटीन बनेगी एज ए मेजर प्रोडक्ट, 1 ब्यूटीन नहीं बनेगी। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होती है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर, इस रिएक्शन में टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ज्यादा चाहिए होता है। इन रिएक्शन में टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ज्यादा चाहिए होता है, इवन देन आपके E2 से भी ज्यादा चाहिए होता है। कारण क्योंकि फर्स्ट स्टेप में मुझे C और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। अगर मुझे C और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है तो जितना हाई टेम्परेचर होगा RDS ज्यादा फास्ट होगा, RDS में जो X का डिपार्चर है वो जल्दी होगा और मेरी रिएक्शन आगे चल जाएगी। तो याद रखिएगा इसके अंदर जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो भी हाई टेम्परेचर। 7th पॉइंट की मैं बात करता हूं, मैं यहां लिख रहा हूं, नोट गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ये मेथड एल्कीन प्रिपरेशन के लिए कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता। आपको कारण बताइए कि इवन प्रोडक्ट के साथ हमेशा
SN1 प्रोडक्ट मिलते हैं। और आपको मैं बिल्कुल जेन्युइनली बोलूं तो SN1 प्रोडक्ट की जो परसेंटेज होती है वो E1 प्रोडक्ट की कंपैरेटिवली क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए जब भी हमें एल्कीन बनानी हो तो हम अवॉइड करते हैं, हम E1 के थ्रू नहीं बनाते, E2 से या दूसरे मेथड से हम एल्कीन की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें E1 एलिमिनेशन के अंदर याद रखना है। अब 8th पॉइंट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ E1 एलिमिनेशन। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ E1 एलिमिनेशन, इसके लिए ये 8th पॉइंट में मैं डिस्कस करना हूं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ E1 एलिमिनेशन। मैंने भी आपको रिएक्शन बोली कि अगर मैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करता हूं इथेनॉल के साथ में, तो मुझे दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। लो टेम्परेचर पर SN1 प्रोडक्ट, और SN1 प्रोडक्ट मैंने आपको लिख के दिया कि Br चला जाएगा और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर जाएगा। और हाई टेम्परेचर करते ही मुझे मिलता है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन प्रोडक्ट, अल्फा वाले कार्बन से Br हटा दीजिए, बीटा वाले कार्बन से H हटा दीजिए, तो ये मेरे को मिलेगा CH3 CCH3 और डबल बॉन्ड CH2। ये आपका E1 प्रोडक्ट है और ये SN1 प्रोडक्ट है। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं, सॉरी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करता हूं, तो बहुत इंटरेस्टिंग आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर तो लिखा जाता है पोटेंशियल एनर्जी और यहां लिखा जाता है रिएक्शन प्रोसीड्स, रिएक्शन आगे बढ़ रही है, इसको हम लिखते हैं रिएक्शन प्रोसीड्स। अगर मैं इस कर्व की बात करता हूं तो ये कर्व मुझे इस तरह से दिखाई देता है, ध्यान से सुनिएगा। ये कर्व मुझे इस तरह से दिखाई देता है। अगर मैं दोनों को एक साथ ही शो करना चाहता हूं तो ये आपका कर्व आता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये कर्व आपका आता है, ये आपको पता है रिएक्टेंट साइड है, तो रिएक्टेंट साइड तो दोनों में सेम ही है, तो ये मैंने टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है। इसको मैं एल्कोहल के साथ ट्रीट कर रहा हूं तो C2H5OH भी मैंने ले लिया। अब यहां दो पाथवे हैं और आपको साफ दिख रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये दो स्टेप में पूरी हो रही है। थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले के वीडियोस में बता रखा है, जितने ये हम पाते हैं उतने ही स्टेप होते हैं। आप लोग जानते हो चाहे SN1 रिएक्शन हो चाहे E2 रिएक्शन हो, दोनों 2 स्टेप प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका RDS होता है और सेकंड स्टेप के अंदर दूसरे चेंजेस होते हैं। तो अगर मैं बात करूं ये आपकी पहली ट्रांजिशन स्टेट है फर्स्ट, और ये आपकी सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है। अब आप कहेंगे सर ये आपने दो कर्व्स क्यों बनाए हैं, मैं भी बता रहा हूं। दो कर्व इसलिए बनाए हैं, जो आपका रेड वाला कर्व है वो तो E1 मैकेनिज्म को बताने के लिए है, और जो आपका ब्लू वाला कर्व है वो SN1 मैकेनिज्म को बताने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टडी है, ध्यान से सुनिए। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये E1 प्रोडक्ट है। E1 प्रोडक्ट कौन सा बना अपना, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3, और SN1 प्रोडक्ट कौन सा बना आपका ये बना CH3 C CH3 CH3 OC2H5, राइट। तो एक आपको मैं E1 के लास्ट तक लेके आया हूं, एक आपको मैं SN1 के लास्ट तक लेके आया हूं। यहां तक तो एक कॉमन थे, तो आपको आइडिया हो गया होगा एक कॉमन स्पीशीज क्या है। ये कॉमन स्पीशीज आपका टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है जिसको मैं RDS कहता हूं वो SN1 का भी स्लो स्टेप है और E1 का भी स्लो स्टेप है। इसी कारण से इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, इसी कारण से इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ा हुआ ही है मेरे से, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है एनर्जी की, ये जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन का स्टेप उतना ही स्लो होता है। तो चाहे SN1 हो चाहे E1 हो, क्योंकि ये वाला स्टेप कॉमन है तो ये फर्स्ट स्टेप RDS है, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। लेकिन अब जैसे ही अगर आपने रिएक्शन लो टेम्परेचर पे करवाई, उस केस में मैंने बोला था सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करेगा।
आप कहोगे सिर्फ इस कर्व से बताइए, इसको कर्व से ऐसे बताऊंगा कि अगर प्रोडक्ट आपका सब्स्टिट्यूशन है तो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल के अटैक से आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है, यानी कि एक नया सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। और जब एक नया सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है तो मेरे को कोई बॉन्ड बिना ब्रेक किए हुए सिग्मा बॉन्ड नया ही बनाना है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए। भाई कार्बोनियम आयन था, कार्बोनियम आयन पे किसने अटैक करना है? न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। इसमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरे को कार्बोनियम आयन से कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करना। इसलिए ये जो एक्टिवेशन एनर्जी आती है सेकंड स्टेप की, वो सब्स्टिट्यूशन के लिए तो कम आती है, लेकिन एलिमिनेशन के लिए क्या आती है? ज्यादा आती है। तो एक काम करते हैं ना, अपने इसको बोल देते हैं EA सब्स्टिट्यूशन और रेड वाली को बोल देते हैं EA एलिमिनेशन। आपको समझ में आ रहा होगा, इसको मैंने बोल दिया EA एलिमिनेशन। तो एक चीज तो क्लियर कर दूं मैं, सेकंड स्टेप में EA सब्स्टिट्यूशन कम है सेकंड स्टेप की EA एलिमिनेशन की कंपैरेटिवली, यानी कि थर्मोडायनेमिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल मानी जाती है E1 के कंपैरेटिवली। और सेकंड थिंग, ये सब्स्टिट्यूशन का पाथवे जरा देखना, प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है किसके कंपैरेटिवली? एलिमिनेशन प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली। तो ये बात भी इसको एनर्जी फेवरेबल बनाती है। आप लोग जानते ही हैं, जिन रिएक्शन में प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी, प्रोडक्ट जितना नीचे बनेगा, उस रिएक्शन के होने के चांसेस उतने ही ब्राइट होते हैं। इसलिए अगर मैं आपको कहूं कि एलिमिनेशन रिएक्शन की जो डेल्टा H है वो ये रही, ये देखो एलिमिनेशन रिएक्शन की डेल्टा H ये रही, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेल्टा H ये रही। ये देखिए सब्स्टिट्यूशन वाला की डेल्टा H ये रही। और क्योंकि ये डेल्टा H नेगेटिव है, ये डेल्टा H नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। वो चाहे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हो और चाहे एलिमिनेशन प्रोडक्ट हो, दोनों प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिएक्टेंट से कम है। इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, लेकिन ज्यादा एनर्जी किसमें निकलेगी? ज्यादा एनर्जी सब्स्टिट्यूशन में निकलेगी और कम एनर्जी निकलेगी आपकी किसमें? एलिमिनेशन में। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं, मोड ऑफ डेल्टा H रिएक्शन कौन सी वाली? सब्स्टिट्यूशन वाली, मोड लगा रहा हूं, इज ग्रेटर देन मोड ऑफ रिएक्शन कौन से वाली? एलिमिनेशन वाली। मोड क्यों लगाया है? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है इसलिए। तो विदाउट कंसीडरिंग साइन मैं कह सकता हूं कि इसके होने में एनर्जी जो निकलेगी वो ज्यादा एनर्जी निकलेगी और एलिमिनेशन के होने में एनर्जी कम निकलेगी। इसका कारण है कि यहां एक सिग्मा बॉन्ड टूट के सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है उसकी जगह पर नया, और उसमें कम क्यों है? क्योंकि वहां पर सिग्मा बॉन्ड टूटने से पाई बॉन्ड बन रहा है और पाई बॉन्ड कंपैरेटिवली लेस स्टेबल माना जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर यहां -50 एनर्जी निकली है, तो यहां -40 एनर्जी निकली हो गई, तो मोड लगाएंगे तो 50 वैल्यू बड़ी होती 40 से। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। सेकंड स्टेप में एक्टिवेशन सब्स्टिट्यूशन वाले का कम है और एलिमिनेशन वाले का ज्यादा है, और फाइनली जिसको हम डेल्टा H रिएक्शन कहते हैं वो सब्स्टिट्यूशन का ज्यादा है और एलिमिनेशन का क्या है? कम है। इस तरह से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू मैं इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकता हूं। ये तो बात हो गई एल्काइल हैलाइड के एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन की कंपैरिजन की। अगर मैं बात करूं अल्कोहल के एलिमिनेशन की, तो आइए अल्कोहल के एलिमिनेशन में क्या क्या स्टेप हम यूज करने वाले हैं, आइए देखते हैं। अल्कोहल भी एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, पर याद रखिएगा उसके लिए आपको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को करवाना पड़ेगा। तो मैं सेकंड अपना बी कैटेगरी ले रहा हूं, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इथेनॉल की रिएक्शन CH3CH2OH, तो CH3 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं CH2H और CH2OH। अगर मैं इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवा दूं, तो अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H निकलने के कारण जो प्रोडक्ट मिलता है मुझे, वो मिलता है इथाइलिन या इथीन।
तो आप साफ देख पा रहे हैं वाटर का रिमूवल होने के कारण इस रिएक्शन को मैं बोल सकता हूं डिहाइड्रेशन, और एसिडिक मीडियम में होने के कारण इसको मैं कंप्लीटली बोल सकता हूं एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो एल्कोहल्स के एसिडिक डिहाइड्रेशन से एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, वो अलग बात है। आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की जगह पर कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड भी ले सकते हैं, पर इस रिएक्शन में कंसंट्रेटेड HI को हम अवॉइड करते हैं। कारण ये है कि I नेगेटिव बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों, रादर देन बेस, और जो HSO4 नेगेटिव होता है ये बेटर बेस होता है रादर देन न्यूक्लियोफाइल। याद रह जाएगी बातें? तो याद रखिएगा कंसंट्रेटेड HI की जगह पर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। अब अगर मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करता हूं तो यहां थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि एल्कोहल का जो OH ग्रुप है वो जल्दी से डिपार्ट नहीं करता, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है OH। तो इस अच्छे न्यूक्लियोफाइल को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करवाते हैं, इसका प्रोटोनेशन करवाते हैं। तो अगर मैं इसका प्रोटोनेशन करवाता हूं तो रिएक्शन कैसे चलती है आइए देखते हैं। तो अगर मैं एल्कोहल वाले की मैकेनिज्म की बात करता हूं तो इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूं CH2H और CH2OH। तो फर्स्ट स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये प्रोटॉन ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास आएगा और मेरे पास बन जाएगा CH2H, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, CH2OH और एक H यहां से इसको मिल गया, तो ये एक तरह से एल्काइल ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। और ऑक्सोनियम आयन जल्दी से ही, वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण ये वाटर यहां से डिपार्ट कर जाएगा, और जब वाटर डिपार्ट कर जाएगा तो मेरे को मिल जाएगा कार्बोनियम आयन। वाटर जब डिपार्ट कर जाएगा तो मिल जाएगा कार्बोनियम आयन। तो ये तो है एल्काइल ऑक्सोनियम आयन। आप लोग जानते हो जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ऑक्सोनियम आयन होता है, और इसको बोलते हैं एल्काइल कार्बोनियम आयन या सिंपल कार्बोनियम आयन भी आप इसको बोल सकते हैं। ये जो स्टेप होता है इसकी क्या खास बात है बच्चों, ये RDS होता है। याद रखना, इसमें पहला स्टेप RDS नहीं होता, इसमें ऑक्सोनियम आयन से कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन वाला स्टेप RDS होता है। तो याद रखना, अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊंगा तो इस स्टेप की जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो हाईएस्ट होगी, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो हाईएस्ट होती है। अगर इसके बाद मैं वापस वही होगा, यहां से मैं क्या बोलता हूं, बीटा कार्बन से, वैसे कार्बोनियम आयन के हिसाब से तो अल्फा होगा, वैसे तो इस H से क्या होगा, H+ की फॉर्म में निकल जाएगा और वापस डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और एल्कीन आपकी बन जाएगी। यानी कि यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही थी, यहां पे 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। इसको हम बोलते हैं स्टेप फर्स्ट, इसको RDS को बोला जाता है बेटे स्टेप सेकंड, और इसको बोलते हैं फास्ट होता है कंपैरेटिवली, इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, स्टेप थर्ड बोलते हैं। इस तरह से एल्कोहल के एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन से एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कहीं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा हो तो वहां पर H3O पॉजिटिव आयंस एसिड का काम करते हैं, और अगर आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ हो तो ये खुद H2SO4 किसका काम करता है, ये खुद एसिड का काम करता है। डाइल्यूट H2SO4 में एसिड होता है H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव बोल सकते हो। कंसंट्रेटेड H2SO4 में H2SO4 खुद एसिड का काम करता है, इसलिए यहीं से इसने H+ को रिलीज किया। और HSO4 बेसिक नेचर का है, तो अगले स्टेप में इसका डिपार्चर आसान था कि मुश्किल था, बहुत आसान था, क्योंकि ये तो टूटने को तैयार ही बैठा है। हाइपर कंजुगेशन को याद कर लीजिए, ये इतना जल्दी टूटने को तैयार बैठा होता है। बच्चों क्या होता है, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है मूव करने की, मतलब इस H के टूटने और जुड़ने की फ्रीक्वेंसी आप इमेजिन करिए कि H कभी टूट रहा है, कभी जुड़ रहा है, कभी टूट रहा है, कभी जुड़ रहा है H+ की फॉर्म में। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये लगभग 10⁶ टाइम्स होती है, यानी कि 10 लाख टाइम्स इन अ सेकेंड ये टूटता है, बनता है, टूटता है। आप लोग समझ सकते हैं ये कितना कमजोर होगा
इस कमजोर वाले को निकालने के लिए मुझे बहुत ही वीक बेस की जरूरत होती है। HSO4 नेगेटिव एक्सट्रीमली वीक बेस है, वो भी इसको बाहर निकाल सकता है। कई बच्चों को लगता है कि HSO4 ने कैसे बाहर निकाल लिया, भाई HSO4 वीक बेस है, नेगेटिव चार्ज है तो बेस तो है ना, ये वीक बेस है और ये टूटने को तैयार ही बैठा था। तो जो काम हमारा सुई से हो सकता है उसके लिए हम तलवार नहीं निकालते, हम उसको सुई से ही करते हैं, इसलिए H+ आपका जल्दी बाहर निकल जाता है, स्टेप कंपैरेटिवली फास्टर भी होता है। तो ये आपके एल्कोहल के एसिडिक डिहाइड्रेशन की मैंने बात की। अब मैं बात करने वाला हूं कुछ एग्जांपल्स के बारे में जिसमें आपको इवन एलिमिनेशन प्रोडक्ट को निकालना आना चाहिए। इवन एलिमिनेशन की कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि इस एलिमिनेशन में वीक बेस यूज किया जाएगा, टेम्परेचर हाई होगा और एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल के अंदर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये ऑर्डर आपने फॉलो करना है। तो कुछ एग्जांपल्स में आपको इवन एलिमिनेशन के दे रहा हूं, आप लोग पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं इसके आंसर बताने वाला हूं। तो इवन एलिमिनेशन के एग्जांपल्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसको रब कर देते हैं, जगह कम है। तो ये कह रहा है कि फाइंड इवन प्रोडक्ट्स, मतलब आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना कि SN1 क्या बनेगा, फाइंड इवन प्रोडक्ट्स मेजर एंड माइनर। तो जो रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूं उन रिएक्शंस में आपने इवन रिएक्शन के थ्रू मेजर और माइनर प्रोडक्ट बताने हैं। तो कुछ पहला केस मैं आपको दे रहा हूं, पहला केस आपको ये दिया हुआ है, ध्यान से सुनेगा। सेकंड केस आपको दिया हुआ है, ये यहां लगा हुआ है BR। थर्ड एग्जांपल आपको एलिमिनेशन करवाना है, ये BR और ये। फोर्थ वाले में आपको करवाना है, यहां पर एल्कोहल दे रहा हूं OH। फिफ्थ वाले में आपको करवाना है, यहां पर भी एक एल्कोहल दे रहा हूं OH। सिक्स्थ वाले में यही कर देता हूं, जगह है थोड़ी। सिक्स्थ वाले में आपको करवाना है यहां पर BR कर देता हूं। चलिए सेवंथ वाले में आपको करवाना है BR। एट्थ वाले में आपको करवाना है एल्कोहल और इसकी मिक्स रिएक्शन ही आपसे पूछ रहा हूं OH। नाइन्थ वाले में आपको पूछिए रिएक्शन I। 10th वाले में आपको पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 10th वाले में आपसे पूछा गया है, यहाँ आयोडाइड लगा हुआ है। और 11th वाले में आपसे पूछा गया है बहुत से केस बन सकते हैं, मेरे पास तो जितनी जगह उतने मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। आपको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। पहली बात तो जहां तक रिएजेंट्स का सवाल है, जहां तक रिएजेंट्स का सवाल है मैं फिक्स कर देता हूं रिएजेंट्स सबके, ताकि बार बार आपको रिएजेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं हैलाइड लिया करूंगा तो मैं लूंगा ROH, ठीक है, एल्कोहल लूंगा और हीटिंग का साइन देते ही आप समझ आना ये एलिमिनेशन होगा। और जब OH होगा तो मैं समझ लीजिए आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटिंग दूंगा। ये सब में सेम है, याद रखिएगा, ये सब में सेम है। तो ये अगर मैं इसको रिएजेंट को 1 मान लेता हूं बच्चों और इसको 2 मान लेता हूं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूं, यहाँ पे 1 ले रहा हूं, ताकि आपको बार बार इसको देखना नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए 1। जब भी आप इस मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बोनियम बनाएंगे। एल्काइल हैलाइड में तो कार्बोनियम आराम से बन जाएगा, हेलोजन हटेगा और कार्बोनियम की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर मैं आपको एल्कोहल के लिए बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें BR जाएगा तो आपका कार्बोनियम बनेगा ये वाला, लेकिन आपको पता है एन प्रोपाइल से बेटर होता है आइसोप्रोपाइल, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्टिंग करके आप पहुंच जाएगा, तो फिर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहां पर। अब आपको पता है प्लस चार्ज के साथ वाले कार्बन से H निकालना होता है, तो आपकी एल्कीन कौन सी बन जाएगी, आपकी ये वाली एल्कीन बन जाएगी, दैट इज प्रोपीन। फर्स्ट रिएक्शन में प्रोपीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे बेस्ट कार्बोनियम आयन तो पड़ा ही है आपके पास में, बस डायरेक्ट ही आपने क्या करना होता है,
इसके पड़ोस वाले कार्बन से H निकालना होता है, तो यहाँ पे भी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रोपीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। पहले एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। ये जाएगा तो बेटा कार्बोनियम आयन कौन सा बनेगा, कार्बोनियम आयन बनेगा ये वाला। अब ये तो है सेकेंडरी, और अगर ये H हाइड्राइड शिफ्टिंग से इसके ऊपर मूव कर जाए तो प्लस चार्ज आपका ये आ जाएगा। आपको मैंने अच्छे से बता रखा है, कार्बोनियम आयन को रीअरेंज तभी करोगे जब ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा। जरा चेक करना, इसकी अल्फा पोजीशन ये रही और ये रही, इस पे एक हाइड्रोजन था, इस पे 3 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन थे, और जबकि यहां देखोगे तो 3 और 3 6 और 2 8। तो आप समझ सकते हो कि सेकंड वाला कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल है। और जो मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन होता है क्या करते हैं, उसके पड़ोस वाले कार्बन के H को रिमूव करके हम डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये H अगर रिमूव हो जाएगा तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये आपको मिल जाएगा मेजर। और अगर माइनर प्रोडक्ट की बात करता हूं तो ये वाला H, इसके इधर भी डबल बॉन्ड था, मतलब इधर भी अल्फा हाइड्रोजन था, तो ये बन जाएगा मेजर और ये बन जाएगा माइनर। इस तरह से आपने मेजर और माइनर प्रोडक्ट को निकालना है। आइए आगे चलते हैं। OH को छोड़िए एक बार, ये जाएगा तो कौन सा कार्बोनियम आयन बनेगा, ये जाएगा तो ये वाला कार्बोनियम आयन बनेगा। अब ये कार्बोनियम आयन से बेटर है कि मैं इस मिथाइल को शिफ्ट कर दूं यहां पर, और अगर मैं इस मिथाइल को शिफ्ट कर दूंगा यहां पर तो प्लस चार्ज आ जाएगा यहां पर। ये आपका बेस्ट कार्बोनियम आयन है। अब इसके पड़ोस से ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं, इसके पड़ोस से डबल बॉन्ड ये भी आ सकता है और डबल बॉन्ड ये भी आ सकता है। इस तरह से आपने एल्कीन की फॉर्मेशन करनी है। ये आपकी मेजर हो जाएगी और ये आपकी माइनर हो जाएगी। इसी तरह से ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अब ये कार्बोनियम आयन बेस्ट कार्बोनियम आयन है, याद कर लीजिए। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन डांसिंग रेजोनेंस वाला कार्बोनियम आयन है। अभी और स्टेबलाइज नहीं करना आपने, और अगर ये और स्टेबलाइज नहीं करना तो ये वाला H आप बाहर निकाल दीजिएगा, तो इससे आपकी एल्कीन ये बन जाएगी, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां से I नेगेटिव निकालेंगे तो कौन सा कार्बोनियम आयन बनेगा, तो आपका ये वाला कार्बोनियम आयन बनेगा। अब ये वाला कार्बोनियम आयन से ज्यादा स्टेबल है कि अगर मैं इसके अल्फा पोजीशन का H हाइड्राइड शिफ्टिंग से यहां ले आऊं तो क्या वो मोर स्टेबल ये वाला कार्बोनियम आयन कन्वर्ट हो जाएगा। आप कहोगे कैसे सर, तो अल्फा हाइड्रोजन गिन लीजिए, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन थे और यहां पे 1, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3। और इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसमें तो खूब सारे हैं, ये 2 ये रहे अल्फा हाइड्रोजन, 2 ये रहे अल्फा हाइड्रोजन, 1 ये रहा, तो यहां पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो ये स्टेबल है इसकी कंपैरेटिवली। अब यहां कई बच्चों को डाउट हो जाता है, उनको लगता है सर ये तो ब्रिज कार्बोनियम आयन है, ब्रिज के ऊपर प्लस चार्ज है, और ब्रेड रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं आ सकता। लेकिन याद रखिए ब्रेड रूल लगने के लिए उस दोनों मतलब बाइसाइक्लो कंपाउंड में कार्बन का नंबर 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें तो कितने कार्बन है, 10 कार्बन है, तो जब 10 कार्बन होंगे तो ब्रेड रूल नहीं लगता, तो उस केस में आपके ब्रिज वाले कार्बन हेड ब्रिज हेड के ऊपर प्लस चार्ज आ सकता है। और अगर ये प्लस चार्ज यहां है तो चाहे आप यहां से डबल बॉन्ड निकाल लो और चाहे आप यहां से डबल बॉन्ड निकाल लो, दोनों एक ही बात है। तो जो आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा उस एलिमिनेशन प्रोडक्ट में ये तो हो जाएगा मेजर, और अगर इसके अलावा आप डबल बॉन्ड निकालोगे तो ये प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग मेजर, और साइड में कहीं भी डबल बॉन्ड आएगा तो वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ये तो बात हो गई एल्काइल हैलाइड के एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स की। अब मैं बात करने वाला हूं एल्कोहल के एलिमिनेशन प्रोडक्ट की। बात वही की वही है, बस केवल OH को हटा के कार्बोनियम आयन आपने बनाना है। तो जो जो OH वाले केस हैं मैं केवल उन्हीं को हाईलाइट कर रहा हूं, जो OH वाले केस है मैं उन्हीं को हाईलाइट कर रहा हूं। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बाकी सब मैं रब कर रहा हूं, केवल एल्कोहल वाले केस ही मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है अभी इतनी। चलिए ये तो सारे ही रब हो गए। अब एल्कोहल के मैंने आपको 3-4 केस दिए, ये भी गया। चलिए अब मैं इन 3 केस की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर मैं बात करूं कि जब भी पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होता है तो OH2+ बनता है, और OH2+ में OH अपने इलेक्ट्रॉन लेके अल्टीमेटली कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। तो मेरे को पता है कि यहां पर OH को हटाना है और प्लस लगाना है।
आपको हमेशा प्रोडक्ट पूछा जाएगा, मैकेनिज्म नहीं पूछी जाएगी। तो आपने करना क्या है, एल्कोहल के OH को बाहर निकाल के कार्बोनिल आयन बना देना। अब आप ट्राई करो ये कार्बोनिल आयन मोस्ट स्टेबल है क्या, और नहीं है तो इसको करिए। इस कार्बोनिल आयन पर 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे और एक ही रहा, केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ये H हाइड्राइड शिफ्टिंग से इसके ऊपर मूव कर जाएगा तो बेटा उस केस में प्लस चार्ज आ जाएगा यहां पर। अब तुलना करो, पहले अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 3 थे। इसमें देखना 3, 2 5 और 2 7, तो मुझे साफ पता लग गया कि इससे ही एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये डबल बॉन्ड ये वाला निकल जाए, मतलब H अगर इधर से निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड आपका आएगा यहां पर, और अगर ऊपर वाले से निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड आपका चला जाएगा ऊपर। आप लोग जानते हो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा अगर मैं इसका एसिडिक डिहाइड्रेशन करूंगा तो। आगे आइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अब मैंने आपको ट्रिक बताई दी है, ये जाएगा प्लस लगा दो, और इस केस में आपको पता है कि जब 4 मेंबर की रिंग के साथ वाला कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होता है तो रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। कैसे होता है, इस प्लस के साथ मैंने ट्रिक बताई थी, प्लस और ये माइनस कर दो, इस माइनस को इस प्लस से जोड़ दो, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 एंड 5। तो बेटा 1 और 5 के बीच का बॉन्ड तो बना दो। मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 1 और 5 के बीच का बॉन्ड बना दिया तो नया नेगेटिव चार्ज और पुराना पॉजिटिव चार्ज तो फ्यूज हो गया। 4 नंबर कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। देख लो दोबारा से, ये प्लस और ये माइनस तो बॉन्ड बना गए, और ये वाला बॉन्ड जब टूट गया तो चौथे नंबर कार्बन पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन और ये अल्फा हाइड्रोजन तो एक जैसे ही है, कहीं मर्जी से H प्लस निकाल दो तो पड़ोस वाले कार्बन से H प्लस जब जाएगा तो आपको जो एल्कीन बनेगी वो साइक्लोपेंटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसकी बात करूं अगर मैं इस वाले रिएक्शन की 8th वाले की बात करूं, इधर चलता हूं, तो फर्स्ट स्टेप में आपने इसको हटाया। अगर आप इसको हटाएंगे तो क्या होगा, इसको हटाएंगे तो बेटे यहां आएगा प्लस चार्ज। अब यहां अल्फा हाइड्रोजन गिनो 3 और 1 4। अगर ये वाला H मूव करके इसके ऊपर आ जाए तो उस केस में चेक कर लीजिए, उस केस में अच्छा एक चीज और है, अगर 5 मेंबर के एडजेसेंट कार्बन पे प्लस चार्ज हो तो क्या रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्या होती है। और अगर मैं इसके H को मूव करवा के यहां ले आऊं तो पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, यहां आ जाएगा। ये कार्बोनियम आयन भी इससे ज्यादा स्टेबल है, और रिंग एक्सपेंशन करके जो कार्बोनियम बनेगा वो भी इससे ज्यादा स्टेबल होगा। तो याद रखिएगा हमेशा जब भी आपके सामने हाइड्राइड शिफ्टिंग से कार्बोनियम आयन स्टेबल हो रहा हो या रिंग एक्सपेंशन से स्टेबल हो रहा हो तो रिंग एक्सपेंशन इज ऑलवेज प्रेफरेबल। आपने हर केस में रिंग एक्सपेंशन को प्रेफर करना है, क्योंकि रिंग का साइज बढ़ना ज्यादा स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। तो आपको ये वाला कन्वर्जन नहीं करना है, आपको सीधा क्या करना ही है, रिंग का एक्सपेंशन करना है। और रिंग का एक्सपेंशन करना आपको आता ही है। आइए नंबरिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा लिख देता हूं। इससे पहले आपका ये कार्बोनियम आयन बना और यहां आ गया प्लस चार्ज। अब आपको पता है मैं क्या करता हूं, ट्रिक क्या थी, यहां प्लस लगा दो या माइनस लगा दो, इसको इससे जोड़ दो, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। तो बेटा 1 और 6 का बीच का बॉन्ड तो जुड़ गया, 1 और 6 का बीच का बॉन्ड जुड़ गया, माइनस प्लस खत्म हो गए और इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। और जब इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो प्लस चार्ज आ गया 5वें कार्बन से। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 और 6 का तो बॉन्ड बना दिया, ये रहा 1 और 6 का बॉन्ड, और 5 नंबर पे क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। और जो छठा कार्बन है उसके साथ में मिथाइल भी लगा हुआ है, ये रहा। तो ये कार्बोनियम आयन बना, रिंग एक्सपेंशन हो गया। अभी भी ये अपने आप को ज्यादा स्टेबलाइज कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट कर सकता है। अगर यहां हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी तो क्या होगा, तो उस केस में H यहां आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तब तक स्टेबल करते जाओ जब तक कि बेस्ट कार्बोनियम नहीं मिल जाए। जरा देखना, इसके यहां एक अल्फा हाइड्रोजन था और यहां 2 थे। कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3। लेकिन यहां पर आप देख लीजिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 + 2 + 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेस्ट कार्बोनियम आयन है। और अगर बेस्ट कार्बोनियम आयन है तो 2 कंडीशन है अल्फा की, दोनों से प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर ये वाला अल्फा जाएगा बेटे तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, अगर कॉर्नर वाला अल्फा हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड आपका यहां आएगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है,
ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा एज पर सेजेफ्रू। तो इतनी चीजें आपको इवन एलिमिनेशन के अंदर सीखनी है। सारी की सारी बातें एक बार के लिए हम रिकॉल करें। मैंने बोला इवन एलिमिनेशन रिएक्शन दो टाइप की होती है, एल्काइल हैलाइड का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। दोनों ही एलिमिनेशन में अल्फा कार्बन से एक ग्रुप निकलता है और बीटा कार्बन से H निकलता है और अल्फा बीटा के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता है। इन रिएक्शंस को अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। फिर मैंने बोला कि जब भी कोई अल्काइल हैलाइड वीक बेस के साथ ट्रीट किया जाता है तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं SN1 एंड E1। यहां पर वीक बेस तो दोनों में यूज होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर कम है तो SN1 प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो E1 प्रोडक्ट आपका ज्यादा बनेगा। फिर मैंने इसकी मैकेनिज्म की बात की। एल्काइल हैलाइड स्लो स्टेप में हेलोजन रिमूव करता है, कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट करता है और अगले फास्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन की अल्फा पोजीशन से H+ निकलता है और एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करूं, नंबर 1 रेट लो एक्सप्रेशन क्या कहता है, रेट प्रोपोर्शनल टू Rx। नंबर 2 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। नंबर 3 वीक बेस यूज किया जाता है। नंबर 4 सेजेफ्रूल फॉलो करती है। नंबर 5 एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कंपटीशन में चलते हैं। नंबर 6 एल्कीन बनाने का बेस्ट मेथड ये नहीं काउंट होता। नेक्स्ट नंबर हम बात करेंगे रिएजेंट की, वीक बेस लिया जाता है और एल्काइल हैलाइड में भी 3 डिग्री इज बेटर देन 2 डिग्री इज बेटर देन 1 डिग्री। तो इस तरह से हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इसके कर्व्स और इसके एग्जांपल अच्छे से सीखने और इसकी प्रैक्टिस करनी। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सीक्वेंस में सारे वीडियो डाल रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ाई थी, एलिमिनेशन में E1 E2 में ऑलरेडी डाल चुका हूं, अगला वीडियो में E1 CB पे डालने वाला हूं। तो आपकी तैयारी एकदम कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।